आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। तो सबसे पहले कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है। कोएक्सियल सिस्टम और फैमिली। तो फैमिली तो ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल जिसमें कोई भी दो सर्कल अगर हम कंसिडर करें, तो उसकी एक रेडिकल एक्सिस होगी। तो ऐसे पूरी फैमिली में एवरी पेयर ऑफ सर्कल रिजल्ट इनटू द सेम रेडिकल एक्सिस। तो सेम रेडिकल एक्सिस। तो ऐसी फैमिली जिसमें अगर हम कोई भी दो सर्कल कंसिडर करें तो रेडिकल एक्सिस सेम आएगी। तो पूरी फैमिली ऑफ सर्कल की रेडिकल एक्सिस सेम होगी। तो अब अगर हम ये कंसिडर करें कि रेडिकल एक्सिस ये है, तो हमें पता है कि रेडिकल एक्सिस दोनों सर्कल के सेंटर को जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पूरी फैमिली ऑफ सर्कल जो होगी, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल, वो कोलिनियर सेंटर्स के साथ होगी। तो सारे सर्कल्स जो भी फॉर्म होंगे वो रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन से एक्स प्राइम, सारे सेंटर्स इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। क्योंकि अगर ये C1 है, ये C2 है, तो C1 एंड C2 इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडिकल एक्सिस को। अगर ये दूसरा पेयर है C3 एंड C4, तो C3 C4 के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए रेडिकल एक्सिस। तो C1 C2 C3 C4 ये सब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो इनके सेंटर्स कोलिनियर होते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स या कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसी फैमिली है जिसकी सारे पेयर ऑफ सर्कल की रेडिकल एक्सिस सेम है एंड लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा। तो हम लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं एंड रेडिकल एक्सिस को वाई एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं। हम कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट एंड रोटेट तो कर ही सकते हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स एक्स के अलॉन्ग है एंड रेडिकल एक्सिस वाई के अलॉन्ग है। तो अब हम पेयर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फैमिली की इक्वेशन हो गई, फैमिली ऑफ सर्कल की। इसमें c कांस्टेंट है, c इज अ कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट एंड g हमारा वेरिएबल है। g की वैल्यू चेंज कर करके हम डिफरेंट सर्कल्स प्रोड्यूस करेंगे इस फैमिली के। तो अब हम इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिमिटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो लिमिटिंग पॉइंट्स ऐसे सर्कल्स का सेंटर है। लिमिटिंग पॉइंट्स आर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स CIRCLES of the family such that the radius is 0। तो पॉइंट सर्कल्स है। तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, सेंटर्स ऑफ पॉइंट सर्कल्स ऑफ द फैमिली। तो लिमिटिंग पॉइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर्स ऑफ पॉइंट सर्कल्स ऑफ द फैमिली। तो फैमिली के जो भी पॉइंट सर्कल्स होंगे उनके सेंटर। तो हम जनरल सेंटर निकाले, तो जनरल सेंटर होगा -g,0 एंड रेडियस हो जाएगा g² - c। ये रेडियस हो गया। अब हमें क्या पता है, रेडियस 0 होना है। लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए रेडियस 0 होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, तो रेडियस को 0 करेंगे तो g² - c इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू आ जाएगी ±√c। तो इससे हमारे सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर हो जाएगा +√c, 0 एंड -√c, 0। तो दो सेंटर आ गए हमारे। तो ये दो लिमिटिंग पॉइंट्स हमारा। तो ये लिमिटिंग पॉइंट 1 एंड लिमिटिंग पॉइंट 2। तो अब हम 3 केस से लिख सकते हैं। इसमें c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, c > 0, c = 0 एंड c <0। तो केस फर्स्ट है c > 0। c > 0 तो दो सेंटर आ गए हमारे पास, -√c, 0 एंड √c, 0। तो हमारे पास दो सेंटर्स आ गए
एंड ये जो सर्कल की फैमिली आएगी, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसी होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग फैमिली होगी। तो ये कुछ इस तरह जो हमारे डायग्राम में बना है, इस तरह के सर्कल्स होंगे। और ये फैमिली, ये पहले तो सिर्फ नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये कोएक्सियल है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स पे लगी हुई है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल कोएक्सियल है। हमने स्टार्ट किया था तो लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स या कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो कोएक्सियल कैसे होते हैं? जिनका सेंटर्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, सेम रेडिकल एक्सिस होती है। मोर इम्पोर्टेंटली कंडीशन है कि सारे सर्कल्स अगर पेयर वाइज हम ले तो इनकी रेडिकल एक्सिस सेम होती है। तो हम ऐसे सर्कल्स को डिस्कस, ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने फैमिली ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखी। ये जनरल इक्वेशन आ जाती है कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल की। कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन, जिसमें सी कांस्टेंट है, जी वेरिएबल है। तो इसमें हमने सेंटर और रेडियस निकाला। अब इसमें हम लिमिटिंग पॉइंट्स निकाले। तो लिमिटिंग पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे सर्कल्स होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल्स होते हैं जिनकी रेडियस 0 है। लिमिटिंग पॉइंट्स ऐसे सेंटर ऑफ सर्कल्स होते हैं, पॉइंट सर्कल्स जिनकी रेडियस 0 है। तो रेडियस 0 कर दिया हमने, तो सी की वैल्यू जी की वैल्यू आ गई ±√c, एंड सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारी कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ऐसी नॉन इंटरसेक्टिंग फैमिली ऑफ सर्कल होंगी। ये आप देख सकते हैं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन पे ये वाला एंड ये वाले जो सर्कल बने हैं उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल सर्कल है एंड वो अलग चीज़ है, उसको इग्नोर करो। सिर्फ जो एक्स एक्सिस पे सर्कल बने, एक्स एक्सिस पे सेंटर्ड सर्कल बने हैं उन्हें कंसिडर करो। तो ये पैर एंड ये पैर, ये आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट के अबाउट नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। सेकंड केस अगर हम कंसिडर करें, सेकंड केस होगा c = 0 का। c = 0 का हम केस कंसिडर करें तो लिखते हैं सेकंड केस c = 0। c = 0 के केस में ये टचिंग सर्कल्स होंगे, टचिंग सर्कल्स। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, आप ये पेयर ऑफ सर्कल्स एंड ये पेयर ऑफ सर्कल्स को देखो। अब c = 0 तो हो गया, तो हमारे सेंटर्स क्या हो गए? -√c, 0 एंड √c, 0 थे, √c, 0। तो ये सब हो गए 0, 0, सबके सब। तो सारे सेंटर्स लिमिटिंग पॉइंट के, नॉट सारे सर्कल के। आप सारे सर्कल के सेंटर्स देखोगे तो ये तो आगे जाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइंस पे, ये एक्स एक्सिस पे स्प्रेड आउट है, पर जो लिमिटिंग पॉइंट के सेंटर है, दो लिमिटिंग पॉइंट्स हमने निकाले थे, जो लिमिटिंग पॉइंट 1 एंड लिमिटिंग पॉइंट 2। तो फर्स्ट केस c > 0 में क्या हुआ था? ये दो लिमिटिंग पॉइंट ऐसे एक दूसरे से दूर दूर से लिमिटिंग पॉइंट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। सेकेंड केस में c = 0 है, तो दोनों लिमिटिंग पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों लिमिटिंग पॉइंट 0, 0 बन चुके हैं। तो अब सारे सर्कल्स को आप देख सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस टेंजेंट है। तो एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि टचिंग, जो हमारे सारे सर्कल्स है वो टचिंग सर्कल्स है, तो सारे सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड रेडिकल एक्सिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट। रेडिकल एक्सिस इज टेंजेंट एट 0, 0। तो इस टचिंग पॉइंट पे सारे सर्कल्स एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को 0, 0 पे, एंड उसी पॉइंट पे रेडिकल एक्सिस टेंजेंट है। थर्ड केस हम लेते हैं। इस केस में क्या था? रेडिकल एक्सिस लिमिटिंग पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे थे। c 0 था सेकंड केस में, अब c < 0 है, तो c < 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हमारे सेंटर थे -√c, 0 एंड √c, 0। अब c अगर नेगेटिव है तो अभी अंडर रूट की चीज नेगेटिव है, तो इसमें ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये इमेजिनरी हो गए। तो इमेजिनरी, अब इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी सर्कल्स नहीं है, एक्सक्यूज मी, इमेजिनरी अच्छे से लिख देते हैं। तो इमेजिनरी सर्कल्स इमेजिनरी नहीं है, हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स ये इमेजिनरी है।
लिमिटिंग पॉइंट्स इमेजिनरी होने का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग पॉइंट्स क्या थे? सर्कल की फैमिली के ऐसे सर्कल्स सच मतलब सेंटर ऑफ सच सर्कल्स, सेंटर ऑफ पॉइंट सर्कल्स या सच सर्कल विथ रेडियस 0 पॉइंट सर्कल्स, इनको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे लिमिटिंग पॉइंट इमेजिनरी हो गए, मतलब हमारा कोई भी सर्कल फ्रॉम द कोएक्सियल सिस्टम पॉइंट सर्कल नहीं है। तो हमारे इस केस में पॉइंट सर्कल्स नहीं है, पॉइंट सर्कल एक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे केस जैसे अगर हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऐसा है कि ये 2 पॉइंट है एंड सारे सर्कल इन 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये अब कोई भी पॉइंट सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे इस पॉइंट से भी पास करना है एंड इस पॉइंट से भी पास करना है। तो ये क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग। तो पहले c ग्रेटर देन 0 के केस में क्या था? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे। c इज इक्वल टू 0 के केस में टचिंग सर्कल्स थे एंड c लेस देन 0 के केस में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में सर्कल्स टचिंग है। अभी ये गलती मत करना कि आप इनको देख रहे हो, इसको मत कंसिडर करना, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है, इसको इग्नोर करो। हम उन सर्कल्स को कंसिडर कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे सेंटर्ड है। तो एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर्ड सर्कल्स को देखो, इन सर्कल्स को देखो, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका कोई भी लिमिटिंग पॉइंट नहीं है या ऐसे सेंटर्स नहीं है, सेंटर विथ सेंटर ऑफ पॉइंट सर्कल्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट सर्कल्स। तो ये लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं। ऐसे कोई भी लिमिटिंग पॉइंट नहीं है इस कोएक्सियल सिस्टम का, क्योंकि सारे सर्कल्स ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं एंड सारे सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, तो कोई भी पॉइंट सर्कल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन निकालेंगे गिवन द लिमिटिंग पॉइंट्स। अभी हमने क्या किया था? अभी हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम था, हमने अज्यूम कर लिया एंड लिमिटिंग पॉइंट्स को स्टडी किया। अब हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट्स रहेगा एंड हम कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन निकालेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स हुज 2 लिमिटिंग पॉइंट्स आर गिवन। तो हमें क्या गिवन है? P x1, y1 एंड Q x2, y2। ये हमें 2 पॉइंट्स पता है, ये 2 पॉइंट्स। अब ये 2 लिमिटिंग पॉइंट्स है। अब हमें सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पॉइंट सर्कल लिख लें x1, y1 एंड x2, y2 पे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल या फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल, उसमें ये दोनों सर्कल्स उस फैमिली का पार्ट है। तो अगर इसको मैं बोल दूँ S1 इज इक्वल टू 0 एंड इसको मैं S2 इज इक्वल टू 0 बोल दूँ, तो ये दोनों उस फैमिली का पार्ट है। तो हम पूरी फैमिली की इक्वेशन लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। हमें पता है लैम्डा -1 होगा तो क्या होगा? लैम्डा -1 के केस में ये बन जाता है S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 एंड ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, ये हमें पता है। तो जो कॉमन रेडिकल एक्सिस है पूरे सिस्टम की, क्योंकि ये कोएक्सियल सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये उस कॉमन रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है, रेडिकल एक्सिस इक्वल टू S1 माइनस S2। तो अगर लैम्डा -1 को छोड़ के कुछ भी है तो वो उस फैमिली ऑफ सर्कल के एक सर्कल की इक्वेशन है। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विथ द कंडीशन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। और ये कौन से फैमिली की इक्वेशन है? ये ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन है जिसमें x1, y1 एंड x2, y2 लिमिटिंग पॉइंट्स है। ये दोनों, ये लिमिटिंग पॉइंट 1 है, ये लिमिटिंग पॉइंट 2 है। तो ये दोनों लिमिटिंग पॉइंट्स है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस x2 होल स्क्वायर
एक्सक्यूज मी एक्स, ये होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा ब्रैकेट में है, प्लस वाई माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फैमिली ऑफ सर्कल की, वेयर x1, y1 एंड x2, y2 आर द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनती है वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ सर्कल बाय द लाइन मिरर, या एक लाइन में सर्कल की इमेज कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे। तो अब हमें एक सर्कल की इक्वेशन लिखने की क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक तो सर्कल का सेंटर चाहिए एंड सेकंड सर्कल का रेडियस चाहिए, रेडियस। पर हमें पता है हम क्या निकाल रहे हैं, हम इमेज ऑफ अ सर्कल निकाल रहे हैं। तो अब डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी, तो रेडियस तो सेम रहेगा। तो अब हमारे पास s इज इक्वल टू 0 है, मतलब सर्कल की इक्वेशन है एंड लाइन की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन है तो हम सर्कल की इक्वेशन से रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारा रेडियस तो हो चुका है, तो रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ अवर इमेज, रेडियस ऑफ इमेज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। तो ओरिजिनल सर्कल, तो रेडियस ऑफ इमेज सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ c1। तो ये तो हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई। अभी एक बार सर्कल एंड लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लाइन हो जाएगी ax प्लस by प्लस c एंड सर्कल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन l इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है, ये गिवन है हमें, l इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो s की इक्वेशन की मदद से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर। तो अगर हमें सेंटर मिल गया तो हम इमेज ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। तो अगर हम सेकंड सर्कल जो इमेज सर्कल है उसको s प्राइम इज इक्वल टू 0 से डिनोट कर देते हैं एंड उसके वेरिएबल्स ले लेते हैं g2, f2 एंड c2। तो लाइन के वेरिएबल क्या क्या है, a, b एंड c, ये लाइन के वेरिएबल है। जो रियल सर्कल था उसके वेरिएबल है g1, f1, c1 एंड जो हमारा इमेज सर्कल है उसके वेरिएबल है g2, f2, c2। तो अब इमेज सेंटर, अब हमारा सेंटर हमें पता है हमारे सर्कल का -g1, माइनस f1 है। इसको यहाँ सर्कल के ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, हमें ये सेंटर पता है, ये सेंटर है -g1, माइनस f1। पर हमें अब इमेज सर्कल का सेंटर निकालना है। तो ये हो जाएगा -g2, माइनस f2, जो हमें नहीं पता। तो अगर हमें इसको करने के दो तरीके हैं। तो इसका पहला तरीका है फॉर्मूला ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगर हमें लाइन में पॉइंट का इमेज निकालना आता है तो हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा पॉइंट है x1, y1 एंड हमारी लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड उसका रिफ्लेक्शन है x, y, तो रिफ्लेक्शन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू -2 टाइम्स। ये -2 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भूल जाते हैं हम, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से x एंड y निकाल सकते हैं। तो x एंड y से हमारा x, y आ जाएगा विच इज इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये रियल पॉइंट है, रियल पॉइंट, एंड ये उसकी इमेज है। ऑब्वियसली ये आपस में स्विचेबल है, मतलब अगर ये पॉइंट होता तो वो उसकी इमेज होती, पर अभी हमें ये रियल पॉइंट पता, तो हम ये उसकी इमेज निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास इमेज का सेंटर आ गया, इमेज सेंटर आ गया, तो हमें रेडियस तो पता ही था, तो इमेज सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरे तरीके के लिए हमें क्या क्या गिवन था वो लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू 0 गिवन था, l इज इक्वल टू 0 गिवन था, l इज इक्वल टू ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन सर्कल की इक्वेशन पता थी। हमें क्या करना है, हमें रेडियस पता है, हमें इमेज का सेंटर निकालना है। तो इमेज का सेंटर है -G2 -F2। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर, अगर ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ये मिरर के परपेंडिकुलर होती तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होती, तो एल लाइन की स्लोप क्या है, m ऑफ एल लाइन इज इक्वल टू -a/b एंड m ऑफ C1 C2 लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये हो जाती, अगर ये पॉइंट है -G1 -F1 तो इसकी स्लोप हम लिख सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो हो जाएगी F1 - F2 अपॉन G1 - G2। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो एक तो इक्वेशन हो जाएगी -a/b इंटू F1 - F2 अपॉन G1 - G2, दिस इज इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे, एक सेकेंड ये बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन जो हमारी इमेज एंड रियल सेंटर, इमेज सेंटर एंड रियल सेंटर का मिड पॉइंट होगा, वो हमारी लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब अगर डायग्राम में हम देखें तो अगर ये C1 है एंड ये C2 है एंड ये x है, तो C1x इज इक्वल टू C2x होगा। तो डिस्टेंस C1x इज इक्वल टू C2x होगा। तो डिस्टेंस ऑफ रियल पॉइंट टू द लाइन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द लाइन। तो अब हम लिख सकते हैं x को हम लाइन के अंदर सेटिस्फाई करवा देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a टाइम्स ऑफ x। तो अब -G1 -F1 एंड -G2 -F2, अब इनका सेंटर लिखूंगा तो वो हो जाएगा -G1 -G2/2 प्लस b टाइम्स ऑफ -F1 -F2/2। ए मिड पॉइंट का पॉइंट क्या होता है, a प्लस b/2 होता है अगर a एंड b पॉइंट्स है। वो आपको पता ही है मिड पॉइंट कैसे निकालना है, उसमें नहीं जाते हम। तो प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो इक्वेशन है जो बॉक्स में लिखी हुई है, इसमें आप अगर देखेंगे तो दो ही वेरिएबल है। हमें जो पता है वो ग्रीन में करता हूँ मैं। तो a पता है, b पता है, F1 पता है, G1 पता है। इस इक्वेशन में a पता है, F1 पता है, G1 पता है एंड c पता है। तो इसमें जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ G2 एंड F2 है, G2 एंड F2 है। ये हमें b भी पता है, ये b भी पता है हमें। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम g एंड f की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमें सेंटर पता चल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्सक्यूज मी थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये दो इक्वेशन, तो अगर ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g एंड f, जिसकी मदद से हम सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ इमेज। सेंटर ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, ये ये G2 एंड F2 निकलेंगे इससे, तो -G2 -F2, ये सेंटर ऑफ इमेज हो गया। एंड रेडियस हमें पता है G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर -C1, तो इससे हम इमेज सर्कल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोल एंड पोलर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर हर कोनिक के लिए डिफाइंड होता है, पर पोल एंड पोलर होता क्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली हमें क्लीननेस चाहिए होगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अगर ये P हमारा पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस पॉइंट से हमने सर्कल S पे, सर्कल को लिख देते हैं सर्कल S इज इक्वल टू 0, हमारी जनरल सर्कल की हम इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर P से हमने S पे बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ किए, आप देख सकते हो ये कॉर्ड्स यहाँ पे कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3
एंड कॉर्ड 4। हमने 4 कॉर्ड्स ड्रॉ करके रखे। तो ये चारों कॉर्ड्स अगर हमने ड्रॉ करे, ये आप देख सकते हैं ब्लैक में कॉर्ड है, ब्लैक में कॉर्ड्स हैं, ब्लैक में कॉर्ड्स है, ठीक है। आप अगर कॉर्ड्स हम ड्रॉ करें तो C1 C2 C3 C4 हमने उन्हें बोल दिया है, एंड उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। हम C1 के लिए देख सकते हैं, C1 यहाँ पे पॉइंट सर्कल को कट कर रहा है, C2 यहाँ पे एंड यहाँ पे सर्कल को कट कर रहा है, C3 एंड C4। तो अगर C4 कहाँ पे कट कर रहा है, C4 एक ही पॉइंट पे, C4 टेंजेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स पे हमारी कॉर्ड्स जो हमने P पॉइंट से ड्रॉ किए, एक ही पॉइंट से हमने सारी कॉर्ड्स ड्रॉ किए, P पॉइंट से ड्रॉ की हुई सारी कॉर्ड्स, ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अब हम से C1 पे जो पॉइंट्स है उसको मैं C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम बोल रहा हूँ। C2 पे जो पॉइंट्स है उसको मैं बोलूँगा C2 प्राइम एंड C2 डबल प्राइम। C3 पे जो पॉइंट्स है उसे C3 प्राइम एंड C3 डबल प्राइम, एंड C4 वाले पॉइंट को C4 प्राइम बोलूँगा। तो अगर हम C3 प्राइम एंड C3 डबल प्राइम को कंसिडर करें, इसको एंड इसको कंसिडर करें, तो ये दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट बनने वाला है। कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये एक पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ उसको, ये वाला जो पॉइंट है नीचे, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ C3 का एक से ट्रिपल प्राइम। तो इस पॉइंट पे से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये C3 प्राइम एंड C3 डबल प्राइम पे सर्कल को मीट कर रही है। अब सिमिलरली अगर हम C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम को कंसिडर करें, C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे से हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ये ऊपर यहाँ पे आप ये पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट पे से इसको मैं बोलूँगा C1 ट्रिपल प्राइम। तो C1 ट्रिपल प्राइम पे से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं वो C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम पे सर्कल को टच कर रहे हैं। सिमिलरली C4 को कंसिडर करो, कॉर्ड 4 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो कॉर्ड 4 एक टेंजेंट है। तो कॉर्ड 4 पे अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाना हो जो C4 के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट हो, मतलब हमें क्या बनाना है, हमें ऐसा पॉइंट बताना है जहां से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो C4 पे टेंजेंट हो। इसको हम वापस C1 की मदद से समझते हैं। तो अगर हम C1 को देखें तो C1 ये हमारी कॉर्ड है, ये C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम पे सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें ऐसा पॉइंट चाहिए था C1 ट्रिपल प्राइम। C1 ट्रिपल प्राइम कैसा पॉइंट है जहां से हम सर्कल पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम पे टच कर रहा हो। तो अब हमें C4 प्राइम के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो C4 प्राइम पे सर्कल को टच कर रहा हो। तो ये पॉइंट C4 प्राइम खुद हो जाएगा, क्योंकि C4 प्राइम पे से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे तो वो C4 प्राइम पे से क्रॉस करेगा, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। तो अगर हम इसी तरह सारी कॉर्ड्स के लिए करें, जितनी भी कॉर्ड सर्कल पे हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम ये सर्कल कंसिडर करें एंड इस पॉइंट से हम सारी कॉर्ड्स ड्रॉ करते जाए तो बहुत सारी ऐसे कॉर्ड्स हो जाएगी। हर कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट होगा जो सर्कल पे टेंजेंट ये दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही होगी जहां से। तो ऐसा देखा गया जब हम ये ऐसी सारी ड्रॉ करें, हर एक कॉर्ड के लिए ड्रॉ करें, तो ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं वो कोलिनियर आते हैं, जो हमने हमारे ओरिजिनल फिगर में ब्लू लाइन से सिग्निफाई किया है। ओरिजिनल फिगर को थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने पॉइंट P से 4 कॉर्ड्स ड्रॉ की, C1 C2 C3 C4। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे C1 प्राइम C1 डबल प्राइम एंड सो ऑन। इसे ग्रीन में कर देते, C1 प्राइम C1 डबल प्राइम C2 प्राइम C2 डबल प्राइम C3 प्राइम एंड C3 डबल प्राइम एंड सो ऑन C4 प्राइम। अब इन पे ऐसे पॉइंट्स हमने निकाले जहां से इन पे अगर हम जहां से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट्स बनाए तो वो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स या पेयर ऑफ पॉइंट्स पे कोइंसाइड करे। जैसे C1 प्राइम एंड C1 डबल प्राइम पे, C4 पे तो C4 खुद आ जाएगा क्योंकि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है।
C3 प्राइम एंड C3 डबल प्राइम के लिए C3 ट्रिपल प्राइम हमने निकाला। तो हम देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया C3 प्राइम, C4 प्राइम जो C4 ट्रिपल प्राइम भी है, एंड C3 ट्रिपल प्राइम। तो ये सारे पॉइंट्स इस ब्लू लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये है पोलर। ये क्या है? पोलर। ये जो ब्लू लाइन है ये हो जाती है पोलर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ये पोलर हो गई। एंड पोल अब हम डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया? पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, इसको मैं लिखूंगा, अगर इस लाइन को मैं डिनोट करूँ L इज इक्वल टू 0 से, ये हमने जो लाइन बनाई है पोलर जो हमने बनाया इसको L इज इक्वल टू 0 से डिफाइन करूँ एंड पॉइंट हमारा P है, तो मैं बोलूंगा L इज इक्वल टू 0, लाइन L इज इक्वल टू 0 इज द पोलर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो एक बार आप पोलर की डेफिनेशन लिखेंगे। पोलर की डेफिनेशन हम लिखेंगे पोलर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? तो ये हमारी डेफिनेशन लिख दी है हमने। डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड। तो हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल पे वेरिएबल कॉर्ड बनाई, वेरिएबल कॉर्ड बनाई हमने थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P। एक पॉइंट से हमने वेरिएबल कॉर्ड मतलब वो उसका एंगल चेंज हो सकता है पर एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो ये सारी हमने कॉर्ड्स बना ली। अब हमारा पोलर क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस वेरिएबल कॉर्ड। तो यहाँ पे हमने एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई, हर कॉर्ड के लिए अलग टेंजेंट्स बनी। अब ये जो टेंजेंट्स बनी इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड। तो वेरिएबल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाई। अब उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड विल बी कॉल्ड पोलर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P कौन सा है? ये पॉइंट P जहां से हमने सारी कॉर्ड्स बनाई थी, ये हमारा क्या है? पॉइंट P। तो ये हो जाएगा पोलर ऑफ पॉइंट P, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हम पोल समझेंगे, तो पोल समझने के लिए वापस से डायग्राम बनाते हैं हम पूरा। तो पोल एंड पोलर एक्चुअली आपस में पेयर में होते हैं। हम पोल की एक बार पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पोल ऑफ अ सर्कल पढ़ेंगे, बाकी कोनिक के लिए ये डेफिनेशन सेम होती है। तो अब अज्यूम कर रहे हैं हमारे गिवन सर्कल को, सर्कल क्या है हमारा? S इज इक्वल टू 0 हमारा गिवन सर्कल है, S इज इक्वल टू 0 एंड हमें एक लाइन गिवन है, लाइन L इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, L इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल एंड ये लाइन हमें गिवन है। तो अब इस कॉर्ड पे से के पॉइंट्स पे से, जैसे ये पॉइंट P1 कंसिडर करूँ मैं, P1, देन ये पॉइंट P2 कंसिडर करूँ, P2, एंड ये पॉइंट P3। तो अगर मैं इन पॉइंट्स से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे? ये हो गया P1 प्राइम एंड P1 डबल प्राइम, ये पॉइंट हो गए। P2 पे से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही टेंजेंट हो जाएगा। जो ये वाली ये लाइन बनी हुई है ये टेंजेंट हो जाएगी क्योंकि P2 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। P3 के ऊपर से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया P3 प्राइम एंड ये पॉइंट जो टेंजेंट है ये हो जाएगा P3 डबल प्राइम। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए, P1 प्राइम, P1 डबल प्राइम, P3 प्राइम, P3 डबल प्राइम एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स कैसे आए? हमारी ये जो गिवन लाइन सेगमेंट थी उसके ऊपर से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की। ये कॉर्ड नहीं, ये गिवन कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल को नहीं भी कट कर रही हो सकती है, या एक पॉइंट पे भी कट कर रही हो सकती है, या 2 पॉइंट पे कट कर रही हो सकती है, जैसा फिगर में बना है। तो ये लाइन सेगमेंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें एंड टेंजेंट्स के ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाए, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कौन सी हो जाएगी? जैसे P1 प्राइम एंड P1 डबल प्राइम, ये पॉइंट ये हो गए ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट,
इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पॉइंट, एंड कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। अब इनसे पास होने वाली अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए तो ये उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। सिमिलरली अगर P3 के लिए देखूं तो P3 से मैंने दोनों टेंजेंट्स बनाए जो P3 प्राइम एंड P3 डबल प्राइम पे कट हुए। अब इस पे से अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो हमने ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिया। ये थोड़ा सा डायग्राम रफ है, उसके लिए हाथ से बनाया हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो मैं बनाऊंगा, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनाऊंगा इन दोनों पास होती है। सिमिलरली P2 पे हमने टेंजेंट बनाई, P2 पे टेंजेंट बनाई हमने, एंड वो P2 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि वो सर्कल को टेंजेंट ही है। तो इस पॉइंट पे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे तो यही लाइन आ जाएगी क्योंकि कॉन्टैक्ट वाली पॉइंट एक ही है। तो ये लाइन भी अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए तो हम देख सकते हैं ये तीनों, ये सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप जो इनिशियल हमने लाइन L इज इक्वल टू 0 अज्यूम की थी, इस लाइन पे से हम बाकी कोई भी पॉइंट पे से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाए तो ये सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट P से पास करेंगे, एंड ये पॉइंट P विल बी कॉल्ड द पोल। तो पॉइंट P इज द पोल ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन अगर L इज इक्वल टू 0 है, से यहाँ पे भी एक लाइन होती है उसी सर्कल के लिए, ये लाइन, तो कोई भी लाइन L इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम इस तरह से पॉइंट P फाइंड आउट करें, मतलब उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें हर पॉइंट से, एंड इन टेंजेंट्स के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्करेंट होंगे एंड पॉइंट P से पास करेंगे जो होगा पोल विद रिस्पेक्ट टू लाइन L इज इक्वल टू 0, या पोल ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो ये हो गई पोल की डेफिनेशन। तो इसको फॉर्मली लिख लेते हैं। तो पोल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो पोल की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी। तो पोल की डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पोल एक सिंगल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाइए ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब हमने टेंजेंट्स पहले बनाई थी एंड उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाई थी। हमने टेंजेंट्स कहाँ से बनाई थी, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन L इज इक्वल टू 0। तो हमें एक लाइन L इज इक्वल टू 0 गिवन थी, उससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, वो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सर्कल पे हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स ड्रॉ की। तो इन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट आता है वो होता है पोल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल। तो अब अगर हम ये दोनों डेफिनेशन को वापस से देखें तो एक बार इसको वापस से देखते हैं, इसको रफ में ही बनाते हैं। रफ में बनाएंगे तो हमने ये एक डायग्राम बना लिया है। इसमें हमारे पास पॉइंट P है, लाइन L इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0 हमारा गिवन सर्कल है। तो गिवन सर्कल पे अब दोनों डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले पोलर की डेफिनेशन देखते हैं। तो पोलर में हम क्या करते थे, पॉइंट P के लिए पोलर डिफाइन करते हैं। तो P पे से हमने कॉर्ड्स बना दी। अब इस कॉर्ड्स से हम कॉर्ड्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे ये पॉइंट्स में जो मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये थोड़ा सीकेंट सा दिख रहा है पर टेंजेंट अज्यूम करो, तो ये कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा L इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन L इज इक्वल टू 0 पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, लाइन L इज इक्वल टू 0 इज पोलर फॉर पॉइंट P। ये हमें पता है, ये हमें पता चल गया। एंड अब हम इसको रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स में देखें तो हम लाइन L इज इक्वल टू 0 लिए। अब लाइन L इज इक्वल टू 0 के किसी पॉइंट से, किसी रैंडम पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो वो ये दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी। अब इनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट P पे से पास हो रहा है। सिमिलरली हमने इन दोनों पॉइंट्स के लिए
मतलब किसी दूसरे पॉइंट पे से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, रैंडम पॉइंट्स पे से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, वो सर्कल को ये दो पॉइंट्स पे, एक्चुअली ये बहुत गंदा डायग्राम बनाया है मैंने, यहाँ पे टेंजेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली टेंजेंट होना चाहिए था, पर ठीक है हम मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट है ये दोनों पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये दोनों पॉइंट पे टच करा, ये हमने इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई, तो वो भी पी से पास हो रहा है, तो पी पोल हो जाएगा। तो हम सेकेंड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, पॉइंट पी इज द पोल ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं लाइन L इज इक्वल टू 0 पॉइंट P के लिए पोलर है, एंड पॉइंट P पोल है लाइन L इज इक्वल टू 0 का। तो ये रिलेशन होता है पोल एंड पोलर के लिए, वो एक हमेशा पेयर में आते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई। अब हम इक्वेशन ऑफ पोल एंड पोलर देख लेते हैं। एक्चुअली सिर्फ पोलर की इक्वेशन होती है, पोल तो एक पॉइंट होता है। तो अगर हमें पोल पता है, इफ पोल इज नोन, तो हम पोलर कैसे निकालेंगे? हम देख सकते हैं कि हमने टेंजेंट्स बनाई, हमने कॉर्ड्स बनाई, तो जो लिमिटिंग केस है उसको कंसिडर करो। मैं डायग्राम क्लीन कर लेता हूँ। तो आप अगर ये दोनों लिमिटिंग केस कंसिडर करोगे तो आप देख सकते हो इसके लिए जो ये हमने पी से कॉर्ड्स बना रहे थे हम, तो ये लिमिटिंग केस पे टेंजेंट हो गई। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को टच होने वाली पोलर डिफाइन कैसे करते हैं हम? कॉर्ड बनाते हैं एक सर्कल पे, एक सर्कल पे कॉर्ड बनाई। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट्स जहां से बनेगी ऐसा पॉइंट निकालेंगे जहां से इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट आए। पर अगर ये लिमिटिंग केस होगा, अगर ये पास आते जाएगा, अगर हम ये वाली लाइन कंसिडर करें, तो इसका पोलर यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। एंड ऐसे ही लिमिटिंग केस पे ये पॉइंट खुद के लिए ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं पॉइंट से P, इसको P1 बोल दूं एंड इसको पॉइंट P2 बोल दूं, तो हमने P से कॉर्ड्स बनाना शुरू करी, P1 एंड P2 उसके लिमिटिंग केस है। अब हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहां से हम सर्कल पे अगर टेंजेंट बनाए तो P1 को टच करे। सिर्फ एक ही पॉइंट है, अगर दो पॉइंट पे कॉर्ड कट कर रही होती तो दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ते। अब एक ही पॉइंट पे टेंजेंट हो, तो P1 खुद एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो P1 पे टेंजेंट होगी। सिमिलरली P2 की भी यही कंडीशन है। तो जो हमारा पोलर होगा वो P1 एंड P2 से पास हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो केस क्या बन रहा है, हमने पॉइंट P से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए एंड उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पासिंग लाइन चाहिए। तो पोलर क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, CHORD, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो आप देख सकते हो जो पोलर है, पोलर लाइन L इज इक्वल टू 0 है, वो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट P की। पॉइंट P से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है, उन दोनों पॉइंट्स पे से पासिंग हमें लाइन चाहिए थी। एंड स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट से अगर पास हो रही है तो वही इक्वेशन होगी। तो ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। तो अगर हमें पोल गिवन है, पोल Px1, y1 गिवन है, तो इससे पोलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा पोल है, पोलर निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो T इज इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं? हमें पता है अगर सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी s इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन। तो t इज इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं हम? t इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 बाई 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया t इज इक्वल टू 0। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर की इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें पोल पता था, हमने पोलर निकाल लिया। अब अगर हमें पोलर की इक्वेशन पता है
पोलर की इक्वेशन अगर हमें पता है, तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें पोलर की इक्वेशन पता है। तो अगर हम इसे t इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो अगर हम x y एंड x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें, हमें g f एंड c ऑलरेडी पता है क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन पता है। तो g f एंड c हमें पता है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें x1 एंड y1 पता चल जाएगा। x1 एंड y1 पता चल जाएगा तो हमें पॉइंट p x1, y1 पता चल जाएगा, जहाँ से ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी उसकी t इज इक्वल टू 0 है, दैट इज वहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये हमें पॉइंट पोल पता चल जाएगा। p x1, y1 क्या है हमारा, पोल। तो इस तरह से हम, अगर हमें पोल गिवन है तो पोलर निकाल सकते हैं, एंड पोलर गिवन है तो पोल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पोल एंड पोलर, एंड उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर के हम प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अगर हम सर्कल बनाए, अभी तक हमने सिर्फ एक ही केस पढ़ा जो इस फिगर में बना हुआ है। इस फिगर में हम अब दूसरे केसेस कंसिडर करते हैं एक बार। अगर ये सर्कल है, जिस पॉइंट से हम कॉर्ड बना रहे थे, अगर वो बाहर है, तो हमने ऐसे कॉर्ड्स बनाई थी बहुत सारी, देन उन पे से टेंजेंट्स बना के पोलर हमें पता चला था सर्कल के अंदर लाई करता है, ये हमें पता था। ये हमारे डायग्राम में भी बना हुआ है। तो अब वो केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम जो पॉइंट बना रहे थे वो सर्कल के अंदर लाई करता है। अगर सर्कल के अंदर ये सेंटर है, इस पॉइंट से हम अगर कॉर्ड्स बनाए, ऐसी कॉर्ड्स अगर हम बनाए, बहुत सारी कॉर्ड्स अगर हम बनाए, एंड इसका अगर हम हर पॉइंट पे टेंजेंट बना के देखें, अगर ये एंड ये ऐसे सारी टेंजेंट्स बनाए, तो ये इसका जो पोलर आएगा वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इसको थोड़ा सा फेयर बनाते तो अगर ये हमारा डायग्राम बन रहा है, ये ये इस पॉइंट से हमने 3 कॉर्ड्स बना दी। अब हम यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट्स बनाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं यहाँ वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाऊँ, ये एक टेंजेंट इस तरह से आएगी एंड दूसरी टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारे पास। देन अगला, अब ये दोनों पॉइंट्स के लिए बनाऊँ तो एक टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी, एक टेंजेंट, फिर दूसरी टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी, तो एक और पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तीसरा, अगर तीसरे पॉइंट के लिए बनाऊँ तो एक टेंजेंट आएगी यहाँ पर एंड दूसरी टेंजेंट आएगी कुछ यहाँ नीचे। तो हमारी जो लाइन आएगी, लाइन हम बनाते हैं तो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए उसका पोलर बाहर लाई करेगा। तो अगर हमारा पोल सर्कल के अंदर है तो पोलर बाहर होगा। पोल अगर सर्कल के ऊपर है, अगर इस पॉइंट के ऊपर से मैं सारी टेंजेंट्स सारी कॉर्ड्स बना रहा हूँ एंड देन मैं अगर ये बनाऊँ ये लाइन, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है, ये खुद हो जाएगा पोलर, यही पोलर हो जाएगा। एंड अगर हमें पता है, तीसरा केस तो हमें पता ही है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो पोलर सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये 3 केस हो गए हमारे। तो ये हमारी पोल एंड पोलर की पहली प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी, अगर पोल अंदर है तो पोलर बाहर होगा। सेकंड, पोल अगर सर्कल के ऊपर है तो उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पोलर हो जाएगा। एंड अगर पोल बाहर है तो सर्कल के अंदर पोलर लाई करेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी, हर गिवन पोल के लिए, हर गिवन पोल के लिए पोल एंड पोलर ये जो है ये सेम, ये कांस्टेंट होते हैं। तो एक पोलर के लिए एक ही पोल होगा एंड एक पोल के लिए एक ही पोलर होगा, एंड ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये फिक्स्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये चेंज नहीं होते। तो पोल एंड पोलर हमेशा पेयर्स में आते हैं। एंड हमें पोल एंड पोलर में इक्वेशंस कैसे निकालनी है ये हमें पता है। अगर हमें पता है पोल है p x1, y1 है, तो ये अगर हमारा क्या है पोल, तो इससे हम पोलर कैसे निकालेंगे, पोलर हो जाएगा
t इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। एंड अगर हमें पोलर पता है, पोलर पता है मतलब क्या पता है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पता है, तो हम इसको t इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे एंड पॉइंट पोल दैट इज x1 y1, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे, x1 एंड y1 ये हम निकाल लेंगे, तो हमारा पोल हो जाएगा x1 y1। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 फॉर द गिवन सर्कल। तो ये हमें पता है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो एक बार पहले ये क्लीन कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखने की है कि पोल एंड पोलर इनके बीच में जो रिलेशन है, ये पॉइंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट एंड कॉर्ड ऑफ CONTACT, पॉइंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के रिलेशन के इक्विवेलेंट है कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये हमने देख लिया है कि अगर पॉइंट P x1, y1 पोल है तो उसका पोलर क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 विच इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये अगर आप सोच के करोगे तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आसान रहेगा। हमेशा डेफिनेशन से विजुअलाइज करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अगर अब हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, 3 हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P जो हमारा है, ये हमारा जो पॉइंट P होता है लाइज ऑन लाइन L। अगर ये एक लाइन L पे लाई कर रहा है, कोई रैंडम सी लाइन होगी L, इस पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो जो ये लाइन L का पोलर होगा, पोल होगा, लाइन L का पोल क्या होगा, लाइन L के लिए जो पोल होगा, एक्सक्यूज मी इसको अच्छे से लिखते हैं, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L, देन द पोल ऑफ लाइन L, पोल ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, पोल ऑफ लाइन L इज कैपिटल L। इसको अगर मैं कैपिटल L से डिनोट करूं तो पोल ऑफ लाइन L, कैपिटल L, लाइज ऑन पोलर ऑफ पॉइंट P। तो पोलर ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये कैपिटल P है, कैपिटल एंड बोल्ड, ये भी कैपिटल है। एंड जो इसका पोलर होगा उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, ये स्मॉल p है एंड ये लाइन स्मॉल l है। तो हमेशा जो लाइन की इक्वेशन है पोलर, वो स्मॉल से डिनोट करते हैं एंड जो पॉइंट है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, जो लाइन्स होती है, लाइन या पोलर जो है, इसको हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और जो पोल है, पोल या फिर पॉइंट लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पोल या पॉइंट, इसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से। तो अब हमारा प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये हमारा जो पॉइंट P है वो किसी L लाइन पे लाई करता है, तो ये L लाइन यहाँ P से पास होती है, ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो अब इस जो ये लाइन है L, इसका जो पोल होगा वो पॉइंट P के पोलर पे लाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट P का पोलर है, ये स्मॉल p है, तो इसके ऊपर अगर ये लाइन क्या है, स्मॉल l, तो जो कैपिटल L है वो इसके ऊपर लाई करेगा। ऐसे ही कोई और लाइन भी होगी जो यहाँ से ऐसे पास होती होगी, एंड कोई तीसरी लाइन होगी जो ऐसे पास होती होगी। तो अगर ये L1 है, ये L2 है, एंड ये वाली L3 है, एक्सक्यूज मी ये वाली नहीं, तो ये L3 है, तो L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, L3, ऐसे मैं रैंडम बना रहा हूँ पर कुछ इस तरह से होगा। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, आप देख सकते हो। इसका एप्लीकेशन है, अगर P पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस, जो फैमिली ऑफ लाइंस है जो P पॉइंट से पास हो रही है, इन फैमिली ऑफ लाइंस का हम पोल निकालना चाहे, P पॉइंट से पास होने वाली जो फैमिली ऑफ लाइंस है, इनके हर लाइन के पोल का अगर हम लोकस निकालना हो, सारे पोल्स को अगर हम प्लॉट करें, तो जो लोकस आएगा वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट का जो पोलर है। तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आती है। एंड अब अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल हमारे पास है। अब हमारा जो पॉइंट P है
वो एक लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। अभी तक पॉइंट P कांस्टेंट था, अब P मूव कर रहा है, P1 P2 P3 ऐसे ये मूव कर रहा है, लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो इसका जो पॉइंट का पोलर होगा, ये पॉइंट है तो इसका क्या होगा, पोलर होगा इसके करस्पॉन्डिंग एक। तो ये जो पोलर होगा वो भी चेंज होते जाएगा, तो वो पोलर रोटेट करेगा। तो इफ पॉइंट P मूव्स ऑन लाइन L, लाइन को L बोल देते हैं, ये लाइन स्मॉल l बोल देते हैं। तो इसका जो पोलर होगा, इसका पोलर क्या होगा, देन पोलर स्मॉल, अगर ये पॉइंट P है तो इसका पोलर क्या होगा, स्मॉल p रोटेट्स। ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा, रोटेट्स अबाउट द पोल ऑफ लाइन L, दैट इज L। तो ये लाइन जो L है, जो पिंक में बनी है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एक पोल होगा। ये कैपिटल L से मैं इसको अगर डिनोट करूं तो ये L है। तो जो P से अगर मैं P1 से यहाँ पे पोलर बनाऊं तो से वो ऐसा आया, तो इसको मैं बोल दूंगा ये स्मॉल P1 हो जाएगा, स्मॉल P1। एंड देन P2 का बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देन P3 का कुछ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे बनाते जाऊं। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, ये लाइन रोटेट कर रही है। तो ये जो P1 है, इसको अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दूं, पॉइंट L के अबाउट, ये जो P1 है हमारी लाइन, जो पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग पोलर है, इसको अगर मैं पॉइंट L जो लाइन L के का पोल है, इसके अबाउट रोटेट कर दूं तो सारे पोलर का लोकस आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर एक पॉइंट P मूव करता है लाइन L पे, देन जो पोलर होगा पॉइंट P का, जो पोलर होगा वो रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा अबाउट द पोल ऑफ लाइन L। तो ये लाइन L जो पिंक में बनी है, जिसके ऊपर मूव कर रहा है, उसका कुछ पोल होगा, उसके अबाउट इसका पोलर रोटेट करेगा। अब एंड बाकी हमें प्रॉपर्टीज ये तो पता ही है कि अगर सर्कल है तो इसके ऊपर अगर पॉइंट लाई करते हैं तो इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगी, ये इस पॉइंट अगर P, ये पॉइंट P है, अगर ये पोल है तो ये पोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलर। ये पोल है तो ये पोलर हो जाएगा, ये हमें पता है। देन हमें ये पता है कि अगर ये सर्कल है एंड ये बाहर कोई पोल है हमारे पास, तो इससे अगर हम टेंजेंट्स बनाए, ये टेंजेंट नहीं बनी, तो अगर ये हम टेंजेंट्स बनाए तो ये पोलर इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, एंड ये हेंस ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा और ये पोलर हो जाएगा, ये हमें पता ही है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज एंड ऑफ पोल एंड पोलर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब s इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन होती है। अब अगर पॉइंट कोई x1 y1 है, x1 y1, तो s1 इज द पावर ऑफ द पॉइंट, और वो हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मतलब वो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में से पुट कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल होती है। अब हमें कौन सा केस कंसिडर करना है, एंड पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो हमें बाय नॉलेज हमें पता है कि पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल फॉर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर मैं ये x1, y1 सब्स्टिट्यूट करूँगा सर्कल की इक्वेशन में, एंड x1, y1 सर्कल के बाहर है, तो ये जो s1 आएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, पावर ऑफ द पॉइंट की एक और डेफिनेशन होती है, अगर ये कोई पॉइंट P है, ये कोई ये सर्कल ये सर्कल का सेंटर O है, तो OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसको भी डिफाइन करते हैं पावर ऑफ द पॉइंट। एक्चुअली सेम है, ये S1 की इक्वल ही होता है, एंड हेंस इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अब ये पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, अगर P से मैं एक टेंजेंट बनाऊँ, P से एक टेंजेंट बनाता हूँ, P से एक टेंजेंट बना दी मैंने,
तो ये रेडियस है, ये ओपी है, तो ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट की लेंथ एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर। एंड हमें पता है टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट S1, तो हेंस S1 ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट बाहर है सर्कल के तो डिस्टेंस OP वुड बी ग्रेटर देन R, तो हेंस OP स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन R स्क्वायर, तो OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल फॉर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज ग्रेटर देन 0, तो ये चीज ग्रेटर देन 0 आएगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। तो अगर सर्कल है हमारा, सर्कल की जनरल इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम किसी पॉइंट x1 y1 को इस इक्वेशन में पुट कर दे s में, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं S1। तो x1 y1 के S1 में लिखूंगा, तो S1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो ये वैल्यू इसे बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, ये होता है पावर ऑफ अ पॉइंट। अब हमें क्या पढ़ना है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, मतलब पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल होता है S1। नाउ व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, तो हमें ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जो हमें पता है हमेशा सर्कल के इनसाइड ही होगा। सर्कल का सेंटर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमेशा सर्कल के अंदर होता है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो अगर इस इक्वेशन में एस में माइनस जी कॉमा माइनस एफ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारी इक्वेशन बनेगी जी स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा, 2g इंटू माइनस जी हो जाएगा माइनस 2g स्क्वायर प्लस 2f इंटू माइनस एफ हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस 2f स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2f स्क्वायर प्लस सी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमें पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमेशा या तो पॉजिटिव होता है एक रियल सर्कल के लिए, और पॉइंट सर्कल का भी केस कंसिडर कर ले तो रियल सर्कल या पॉइंट सर्कल के लिए ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। तो पॉइंट सर्कल का केस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या बोला है, हमारा कंसिडर्ड पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल नहीं है। तो पॉइंट सर्कल के केस में एक ही पॉइंट है एंड वो सर्कल के ऊपर होगा, इनसाइड नहीं होगा। तो पॉइंट का केस हटा देते हैं, तो सिर्फ रियल सर्कल मतलब रेडियस इज ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। तो टोटल चीज़ क्या हो गई, S1 हो गया नेगेटिव। तो फॉर द पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाती है, S1 नेगेटिव आती है। अब इसको याद करने के लिए हम हमेशा माइनस जी को माइनस एफ नहीं पुट कर सकते, तो एक बहुत ईजी तरीका है इसको याद करने का। अगर हम सर्कल बहुत ईजी एज्यूम कर ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हमारा ओरिजिन पे सेंटर्ड ए रेडियस का सर्कल है। अब ओरिजिन इसके अंदर है, ओरिजिन इसका सेंटर है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ओरिजिन पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ओरिजिन पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। S1 ऑफ ओरिजिन 0,0 इज माइनस ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पूरी चीज़ नेगेटिव होगा, तो S1 नेगेटिव। फॉर पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल S1 और पावर ऑफ द पॉइंट S1 और पावर ऑफ द पॉइंट इज नेगेटिव। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद पैराबोला। तो सर्कल एंड पैराबोला के इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, कोई भी जनरल सर्कल की। एंड पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस k2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ax माइनस h2। ये एक जनरल पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ये दोनों सेकेंड डिग्री इक्वेशंस है। ये दोनों क्या है? सेकेंड डिग्री DGR डिग्री इक्वेशन, दोनों सेकेंड डिग्री इक्वेशंस है। तो दो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस की एट मैक्स कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं 4 सॉल्यूशंस। मैक्सिमम हो सकते हैं 4 सॉल्यूशंस एंड मिनिमम हमेशा 0 सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सारे केसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहला केस क्या था? 0 सॉल्यूशंस का। तो 0 सॉल्यूशन, तो इसमें हमारे सर्कल एंड पैराबोला को टच नहीं करना। तो ये बहुत इजी केस है। हमारा सर्कल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट जगह हो सकता है। एंड इन केस में क्या होगा? ये हमारी जो दोनों इक्वेशंस है इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वेशन c इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0 हमारे सर्कल एंड पैराबोला जो है इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब सेकंड केस हम कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? सेकंड केस हम कंसिडर करेंगे वन सॉल्यूशन का केस। तो केस ऑफ वन सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन का केस डिस्कस करेंगे। इसमें सर्कल पैराबोला को टच करेगा, तो वो इंटरनली टच कर सकता है यहाँ पे, या एक्सटर्नली टच कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके में सर्कल एंड पैराबोला का एक सॉल्यूशन हो सकता है। एंड वो सॉल्यूशन क्या होगा? सर्कल एंड पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सर्कल एंड पैराबोला के वन सॉल्यूशन वाले केस का। ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे टू सॉल्यूशन वाले केस में। टू सॉल्यूशन वाला केस विजुअलाइज करना बहुत आसान है। टू सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? सर्कल पैराबोला को आराम से कट कर रहा है इस तरह कहीं भी। तो ये सारे केस में हमारे कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे सर्कल एंड पैराबोला के। 3 सॉल्यूशन वाला केस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 3 सॉल्यूशन वाला केस कैसा हो सकता है? यहाँ पे सर्कल सिर्फ टेंजेंट हो हमारे पैराबोला को, एंड कुछ इस तरह से हमारा सर्कल, एक्सक्यूज मी, तो ये यहाँ से ऐसे, ये हमारा सर्कल है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे सर्कल एंड पैराबोला के कितने सॉल्यूशन हो गए? 1, यहाँ पे 2, यहाँ इसे टच कर रहा है, एंड 3। तो ये हमारा केस हो गया 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशन वाला केस हो गया। इस पे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पैराबोला पे तीनों पॉइंट दे देंगे, एंड हमें क्योंकि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ तीनों पॉइंट की जरूरत है, तीनों पॉइंट को लोकेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे पैराबोला से रिलेटेड, एंड हमें सर्कल निकालने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए? 3 ही इन्फॉर्मेशन। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सक्यूज मी। तो ये केस हो जाएगा हमारा 3 सॉल्यूशन वाला। अब हमें पता है तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 4। तो 4 सॉल्यूशन वाला केस देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस between a circle and a parabola। तो पैराबोला एंड सर्कल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? 4। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास एक गिवन पैराबोला है, एंड अगर हम ये सर्कल कंसिडर करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये सर्कल पैराबोला को कितनी जगह कट कर रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सर्कल एंड पैराबोला के बीच में कितने सॉल्यूशंस है? 4 सॉल्यूशंस। एंड दिस इज द मैक्सिमम possible number of solutions between a circle and a parabola, or rather circle and any other conic, क्योंकि कॉनिक सारे सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होती है। तो इनमें मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 4 सॉल्यूशंस। पैराबोला एंड सर्कल को सॉल्व करना है तो हम एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे? पैराबोला की इक्वेशन होगी y माइनस k2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 4ax माइनस h। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। एंड सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई, सर्कल की। तो अगर हम पहली इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन में से y को आइसोलेट कर ले,
मतलब इसका स्क्वायर रूट ले लूँ मैं, अगर इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ, यहाँ पे होल स्क्वायर, हाँ नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया एंड मैं के को उस साइड RHS में भेज दूँ, तो के को मैं RHS में भेज देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू के RHS में प्लस में आ जाएगा, यहाँ k2 है, ये हमारे y की इक्वेशन आ गई, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब इसको अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो इससे 4x की वैल्यूज आएगी एंड उनके करस्पॉन्डिंग 4y की वैल्यूज आएगी। ये मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस के केस में है, इससे कम भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। 2 सॉल्यूशंस अगर हमारे सॉल्यूशंस है a, b, c एंड d, ये 4 पॉइंट्स आने वाले थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। तो अगर कोई 2 सेम हो गए, x3 इज इक्वल टू x4 एंड y3 इज इक्वल टू y4, तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये 3 ही सॉल्यूशंस बचेंगे। एंड इस तरह बाकी सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो कितने केसेस होते हैं हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो 0 सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन। तो ये सारे पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए बिटवीन अ सर्कल एंड अ पैराबोला। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एलिप्स। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्कल एंड एलिप्स का इंटरसेक्शन देखेंगे। सबसे पहले सर्कल एंड एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। एंड एक एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स की इक्वेशन लिखूं x माइनस h2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस k2 होल स्क्वायर, एक्सक्यूज मी ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे सर्कल एंड एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एलिप्स। तो ये दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन को स्टडी करना है हमें। तो सबसे पहला एक केस होगा जिसमें सर्कल एंड एलिप्स एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, तो केस वन क्या होगा, नो इंटरसेक्शन, तो नो इंटरसेक्शन वाले केस में या तो सर्कल एलिप्स के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, सर्कल एलिप्स को कवर कर रहा हो सकता है, बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो ये सारे केस नो इंटरसेक्शन वाले आएंगे जहां ये दोनों कर्व का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है केस 2। ये केस 2 है, ये केस 1 था पहले, तो केस 2 है हमारा 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में सर्कल एंड एलिप्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसमें सर्कल या तो अंदर से टच कर रहा हो सकता है, बाहर से टच कर रहा हो सकता है, या और भी अलग वे में सर्कल एलिप्स को टच कर रहा हो सकता है। सर्कल एलिप्स को इस पॉइंट पे टच करते हुए, बहुत बड़ा सर्कल हो ऐसे, उस पॉइंट पे टच करते हुए पूरे एलिप्स को कवर कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन वाला। तो नो इंटरसेक्शन जिसमें 0 सॉल्यूशन है, देन 1 सॉल्यूशन। अब सर्कल एंड एलिप्स के 2 सॉल्यूशन वाला केस देखेंगे हम। तो सर्कल एंड एलिप्स के 2 सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाए या ऐसा, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें सर्कल एंड एलिप्स के 2 सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं ये हो गया केस 3 2 सॉल्यूशंस, ये 2 सॉल्यूशंस वाला केस हो गया। अब हम केस 4 पे जाते हैं। केस 4, इसमें कितने सॉल्यूशंस है हमारे, 3 सॉल्यूशंस। तो 3 सॉल्यूशंस वाला हमें एक एग्जांपल ड्रॉ करना है। तो 3 सॉल्यूशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मे बी ऊपर से कट कर रहा हो सर्कल एंड यहाँ नीचे सिर्फ टेंजेंट हो, यहाँ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एंड यहाँ 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हो जाएंगे सर्कल के विथ एलिप्स। तो ये कौन सा केस हो गया, 2 सॉल्यूशंस एंड 3 सॉल्यूशंस वाले केस हो गए। अब सर्कल एंड एलिप्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं वो केस कंसिडर करते हैं, वो है केस 5।
दैट इज 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस एक सर्कल एंड एलिप्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया एंड ये हमारे एलिप्स को अब 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लिखते हैं। तो मैक्स नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो एक सर्कल एंड एलिप्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? 4 सॉल्यूशंस। तो अगर हमें अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमें सॉल्व करना हो सर्कल एंड एलिप्स को तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी हम वही वे यूज करेंगे जो हमने हाइपरबोला के लिए यूज किया था। इससे हम सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे x माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हर सर्कल को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसी भी सर्कल को। एंड हम एलिप्स की इक्वेशन लिख देंगे x माइनस h2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन हमारी हो गई, एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर से इसमें x माइनस h1 को आइसोलेट कर लेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में, एलिप्स की इक्वेशन में x माइनस h2 फॉर्म कर लेंगे। ये कैसे फॉर्म करेंगे? हम लिखेंगे x माइनस h1 फॉर्म कर लेंगे। तो x माइनस h1 कैसे फॉर्म करेंगे? x माइनस h1 लिख देंगे देन प्लस h1 एंड माइनस h2। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ग्रीन में लिखी हुई पार्ट को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे तो हम x माइनस h1 को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इन y आएगी, ओनली इन टर्म्स ऑफ y आएगी। उससे हम y1, y2, y3 एंड y4 निकाल सकते हैं। ये चारों y हम निकाल लेंगे, ये चारों y निकल जाएंगे हमारे एंड इनके करस्पॉन्डिंग हम x1, x2, x3 एंड x4 निकाल सकते हैं। ये हम निकाल सकते हैं सर्कल या एलिप्स की इक्वेशन को यूज करते हुए एंड इससे हमें चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अगर कोई दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं तो मतलब वो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 3। इसी तरह अगर दो सेट्स इमेजिनरी आ जाते हैं तो 2 सॉल्यूशन बचेंगे एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना आए दोनों इक्वेशन के बीच में। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं सर्कल एंड एलिप्स को। यूजुअली सर्कल एंड एलिप्स इजियर फॉर्मेट में गिवन होंगे। जैसे सर्कल में अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी, एक्स की टर्म नहीं रहेगी, वरना एक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो हम चारों सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। एक मे बी 2 सॉल्यूशन वाला केस या 0 सॉल्यूशन वाला केस गिवन रहता है तो हम उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वरना हम कैलकुलेट तो चारों सॉल्यूशन कर ही सकते हैं अगर हम ये बाई क्वाड्रेटिक जो फॉर्म हो रही है उसके रूट्स निकाल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक सर्कल एंड पैराबोला के सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विथ हाइपरबोला। तो एक सर्कल एंड हाइपरबोला के बीच में इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। एंड हाइपरबोला की इक्वेशन में लिख सकता हूँ x माइनस h2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस में आएगा, यहाँ माइनस आएगा सिर्फ, तो माइनस y माइनस k2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी सर्कल एंड हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। अब इसमें 5 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन के 5 केसेस हो सकते हैं इनके सॉल्यूशन के। सबसे पहला केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस हो गया। तो इस केस में क्या है, हमारा सर्कल एंड हाइपरबोला एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे। तो सर्कल कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे सर्कल एंड हाइपरबोला एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो इन दोनों इक्वेशन के 0 सॉल्यूशंस है।
सेकंड केस हमारा हो जाएगा एक्सक्यूज मी वन सॉल्यूशन का, वन सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड केस हो गया। इसमें क्या है, हमारे सर्कल एंड हाइपरबोला का एक सॉल्यूशन है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है या इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस तरह से अलग अलग तरीके से एक सर्कल हाइपरबोला को एक पॉइंट पे टच कर सकता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बना के दिखाया। अगला थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड केस हो जाएगा टू सॉल्यूशंस। तो इसके मैं अगर कुछ एग्जांपल्स बनाऊं तो इस तरह से हो जाएंगे। अब देख सकते हैं ये दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं। एक स्पेशल केस हो जाएगा जब हमारा सर्कल दोनों ही हाइपरबोला को टच कर रहा हो यहाँ पे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ये एक स्पेशल केस है। बाकी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सर्कल दोनों हाइपरबोला के एक एक पॉइंट पे भी टच कर रहा हो सकता है। जैसे अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको टच करते हुए ये ऐसा भी एक सर्कल हो सकता है। तो इस तरह ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे दो सॉल्यूशंस ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला के। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम थ्री सॉल्यूशंस का केस डिस्कस करेंगे। तो हमारे सर्कल एंड हाइपरबोला में क्या है, थ्री सॉल्यूशंस है। थ्री सॉल्यूशंस मतलब इनके तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये कैसा हो सकता है, एक केस हो सकता है वो यहाँ पे टच कर रहा हो, देन यहाँ इसको दो बार इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुए, एक दो तीन। यहाँ पे सिर्फ इसे टच कर रहा है। एंड तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कैसे हो सकते हैं, सर्कल यहीं पे एक ही साइड दो बार कट कर रहा हो एंड एक्सक्यूज मी ये थोड़ा सा अजीब बन गया, पर आप अज्यूम कर सकते हैं ऊपर वाली साइड को ये दो बार टच कर रहा है एंड नीचे वाली साइड को एक ही बार टच कर रहा है। तो ये केस हो जाएंगे थ्री सॉल्यूशन से। और भी केसेस हो सकते हैं, अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, पर हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का केस हो जाएगा फोर सॉल्यूशंस का। तो एक सर्कल एंड एक हाइपरबोला में मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, चार। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चार सॉल्यूशंस किस तरह से हो सकते हैं, अगर ये मैं बनाऊं, अगर ये हमारा सर्कल है तो आप देख सकते हैं ये हमारे हाइपरबोला को चार पॉइंट पे कट कर रहा है, एक दो एंड चार। एक ही साइड में भी हो सकता है। अगर मैं हमारा सर्कल कुछ इस तरह से बनाऊं, ये हमारा सर्कल हो गया एंड ये यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं अगर ये हाइपरबोला एक्सटेंड होगा तो सर्कल को और दो पॉइंट्स पे काटेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस का है बिटवीन अ सर्कल एंड अ हाइपरबोला, दैट इज 4 सॉल्यूशंस। इससे ज़्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हो सकते। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं तो आप सर्कल को x माइनस h1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड हाइपरबोला, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। एंड हाइपरबोला हमारा हाइपरबोला है, इसको आप x माइनस h2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस में आएगा माइनस y माइनस k2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस h1 को कैलकुलेट करके फर्स्ट इक्वेशन में से कैलकुलेट करके सेकेंड इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हो। इस इक्वेशन में अगर आप x माइनस h1 फॉर्म कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस h1 एंड प्लस में आ जाएगा प्लस h1 आएगा एंड माइनस h2। ये हमारा टोटल बन जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर दें, इसके अंदर हम ये क्रिएट कर देंगे एंड उसके बाद x माइनस h1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस h1 की वैल्यू। तो हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी वो सिर्फ y के टर्म्स में होगी। उससे हम सॉल्व कर लेंगे, जितने भी y आएंगे हमारे y आईज के लिए सॉल्व कर लेंगे एंड उससे हम x आईज निकाल लेंगे। इससे हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे xi, yi एंड इसी तरह हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बिटवीन अ सर्कल
and a hyperbola. इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स विथ अदर कर्व्स। तो हम सर्कल का इंटरसेक्शन दूसरे कर्व्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं वो हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस के साथ हमें पता है सर्कल के इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या तो उसमें 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन L है एंड सर्कल S इज इक्वल टू 0 है एंड लाइन L इज इक्वल टू 0, इनका आपस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहे ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, इनका कोई, ये दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड केस हो सकता है 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें हमारी लाइन L इज इक्वल टू 0 एंड सर्कल S इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है। मतलब इसके एट मैक्स 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस है। एंड ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, लाइन एंड सर्कल एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट केस हो सकता है एक लाइन एंड सर्कल का 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसमें हमारा पॉइंट A एंड पॉइंट B हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लाइन L इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0 का। तो हम अगर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करें, तो अगर हम ये y की वैल्यू पुट कर दें सर्कल की इक्वेशन में, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी x में। उस क्वाड्रेटिक से x1 एंड x2 आएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 एंड x2 a एंड b के x कोऑर्डिनेट होंगे एंड इनके करस्पॉन्डिंग हम y1 एंड y2 कैलकुलेट करेंगे। y1 एंड y2 वो a एंड b के y कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो a हो जाएगा x1 y1 एंड b हो जाएगा x2 y2। तो ये हमारे सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन के जनरल सॉल्यूशन है। तो हमारे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो 0 सॉल्यूशन 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या तो 1 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम सेकंड कर्व कंसिडर करें जो हमने पढ़ रखा है, एक सर्कल एंड दूसरे सर्कल का इंटरसेक्शन। तो सर्कल का इंटरसेक्शन विथ सर्कल्स, तो सर्कल के साथ इंटरसेक्शन देखें तो या तो 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, तो हमारा सर्कल S इज इक्वल टू 0 एंड S प्राइम इज इक्वल टू 0 के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है एंड इनका कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। सेकंड केस हो सकता है हमारा सर्कल S इज इक्वल टू 0 एंड S प्राइम इज इक्वल टू 0 में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। अब इसमें हमारा S प्राइम इज इक्वल टू 0 या तो फर्स्ट सर्कल S इज इक्वल टू 0 के बाहर हो सकता है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, या अंदर हो सकता है, तो ये केस इंटरनल हो गया। पर ये हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। पर इस केस में क्या है, हमारे दोनों सर्कल के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो या तो 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या एट मैक्स 2 सर्कल के बीच में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। तो पॉइंट A एंड पॉइंट B हमारे दोनों सर्कल के बीच के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर हम S इज इक्वल टू 0 एंड S प्राइम इज इक्वल टू 0 को आपस में सॉल्व करें, तो हमारे पास 2 x की वैल्यू आएगी x1 एंड x2 एंड 2 y की वैल्यू आएगी y1 एंड y2, जो पेयर वाइज हमारे A एंड B इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी y1 एंड x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी y2। तो ये हमारे A एंड B पॉइंट्स हो जाएंगे एंड हमारे 2 सर्कल इंटरसेक्शन विद सर्कल, उसके कितने केसेस हो सकते हैं, या तो 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या एट मैक्स 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगली वीडियो सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल का दूसरे कोनिक्स के साथ इंटरसेक्शन, CONICX, कोनिक्स के साथ। तो कोनिक्स में क्या आता है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो थर्ड कोनिक हो जाएगा इलिप्स, ELLIPS। तो ये 3 कोनिक्स के साथ हम सर्कल का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।